ट्रांजिस्टर, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। और आज की क्लास में ये जो आप टेबल देख रहे हो, जैसे मैंने एक दो दिन पहले कहा था कि टेबल आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है, ये भी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये टेबल है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, चाहे वो जेई एग्जाम हो, एई हो, या फिर बिल्कुल लो लेवल क्लास डी हो। बताऊंगा लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज होता है। फिर एक न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला पड़ा है, राइट, करंट इन बीजेटी। इसके बाद ये जो स्क्रीन पर आप फॉर्मूला देख रहे हो, ये वाला फॉर्मूला, इस पे ए अच्छे एग्जाम में आप जाओगे तो ये लीकेज करंट के ऊपर फॉर्मूला दे रखा है, उसके अंदर ये फॉर्मूला लगता है और इस पे भी क्वेश्चन आएगा। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद करंट गेन्स के ऊपर क्वेश्चन है, करंट गेन अल्फा बीटा गामा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अल्फा बीटा गामा, ये बीजेटी के करंट गेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरेटिकल सा टॉपिक है अर्ली इफेक्ट, क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। और क्योंकि आपने बीजेटी पढ़ा है, बीजेटी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एनपीएन और पीएनपी। एक और भी डिवाइस है जिसकी दो कैटेगरी है, फेट जेफेट, और फेट की दो कैटेगरी है, जेफेट और मोसफेट, जेफेट और मोसफेट। तो ये सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये जेफेट का जो फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल बन सकता है। और एक और टेबल यहाँ पर गिवन है जिसपे आपको रेक्टिफायर की कंपैरिजन टेबल की मैं बात कर रहा था कल लास्ट क्लास में, राइट। तो अकेली इस पूरी पीडीएफ के अंदर एग्जाम के 4 या 5 क्वेश्चन हैं, समझ में आया। इस आप देख लीजिए पेपर उठा के कि आपको रेक्टिफायर से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, उसकी प्रॉपर्टी से। इसमें रिपल फैक्टर का कल क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम, रिपल फैक्टर हाफ वेव फुल वेव के लिए कितनी होती है, एफिशिएंसी को लेकर क्वेश्चन बनता है, राइट। मोस्ट ऐसा कोई पेपर नहीं होता जहां इन पॉइंट्स में से क्वेश्चन ना बने, ये इफेक्ट की कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। अर्ली इफेक्ट पे क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। करंट गेन्स पे क्वेश्चन फ्रेम होता है, करंट गेन इन बीजेटी पे फ्रेम होता है, और ये मोड ऑफ ऑपरेशन पे क्वेश्चन आता है। और बीजेटी के कॉमन पॉइंट्स, जो बीजेटी के लिए कॉमन फीचर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीजेटी के जिस पे क्वेश्चन फ्रेम होता है, राइट। तो ये सब्जेक्ट की सेकंड पीडीएफ है, इसको एक बार देख लो, समझ लो, राइट, ये काम आपको आने वाली है, ठीक है। पहली बात, बीजेटी की फुल फॉर्म पता चल गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि आज की क्लास में आके बस पीडीएफ तो वैसे भी मिल जानी है, खुद ही जाके पढ़ लेंगे, बनेगी नहीं पीडीएफ से पूरी बात, देख लेना आप, राइट, क्योंकि मैं कराऊंगा इसी ढंग से आपको। बीजेटी की इन्वेंशन किसने की, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आया क्वेश्चन, बहुत पहले आते थे, आज से 20 साल पहले, ठीक है। बीजेटी को किसने इन्वेंट किया, और अगर आपको ये क्वेश्चन करना था तो आपको अर्थ पे 20 से 30 साल पहले आना चाहिए था, समझ में। अगर आप लेट हो तो फिर आप न्यूमेरिकल करो। आज के टाइम में थोड़ा ट्रेंड बदल गया, ये क्वेश्चन अब हिस्ट्री क्यों पूछेगा आपसे, किसने बनाया कब बनाया, क्योंकि बीजेटी तो अब यूज ही नहीं होता। क्या यूज हो रहे हैं आजकल, मोसफेट्स। तो अल्टीमेटली जब ट्रेंड में नहीं है तो फिर इसकी हिस्ट्री पूछेगा भी क्यों। हिस्ट्री तो मोसफेट के नहीं पूछता एग्जाम में, समझ में आया, आप देखिए ना जाके क्वेश्चन। तो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन अब नहीं आते। हाँ, करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, पावर कंट्रोल, इस तरह के पैरामीटर पे क्वेश्चन बनता है। तो आप क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट स्टार मार्क्स करिए पहले। बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, सीसीडी, क्या है, सीसीडी। पहले मैं पीडीएफ पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपने पॉइंट दूंगा आपको, ठीक है। बीजेटी एक सीसीडी डिवाइस है, सीसीडी का मतलब करंट, पहला सी करंट के लिए, दूसरा सी कंट्रोल के लिए, तीसरा डी जो है थर्ड नंबर पे, वो डिवाइस है। अगर यही बात यहां पर मैं एफईटी पढ़ रहा होता, क्या पढ़ रहा होता, तो वहां पर मैं लिखता वीसीडी, क्या लिखता, आप देखेंगे आज की क्लास में वो वहां पर भी आएगा, वीसीडी। वीसीडी की फुल फॉर्म क्या बनेगी, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो ये पहला कंपैरिजन बीजेटी और आपको एफईटी में मिल गया, एक करंट कंट्रोल है और एक, मतलब बीजेटी के ऑपरेशन किससे कंट्रोल करते हैं, करंट से, और एफईटी के ऑपरेशन वोल्टेज से। आई बात समझ में। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, राइट। अब बीजेटी के अंदर 3 रीजन होते हैं, यहां पर देखिए, एमीटर, बेस, कलेक्टर। बीजेटी के अंदर कितने रीजन होते हैं, आप किसी भी रीजन को कुछ भी मान सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में एमीटर, बेस, कलेक्टर, कैसे भी लिख लें, हॉरिजॉन्टली लिख लें या वर्टिकल लिख लें। 3 रीजन का मतलब बीजेटी 2 कैटेगरी में जाते हैं, एक तो होता है एनपीएन कैटेगरी और एक होता है पीएनपी। देखिए, अगर एमीटर को आपने एन से बनाया, किससे बनाया, एन क्या है, एन एक मटेरियल है,
बेस को आपने पी टाइप मटेरियल से बनाया और सी को फिर एन टाइप से बनाया, तो क्या बन जाएगा? NPN। उल्टा भी कर सकते हो, एमीटर और कलेक्टर को पी से बना लो। किससे बना लो? पी मटेरियल, पी एक मटेरियल होता है, एक्सट्रिंसिक मटेरियल होता है, डोप्ड मटेरियल होता है। ई और सी को पी से मिला बना लो और बी को बना लो एन मटेरियल से, तो क्या बन जाएगा? PNP। क्या बन जाएगा? तो दो ही कैटेगरी है, NPN या PN। तो तीन रीजन है, राइट स्टूडेंट। अगर हम डोपिंग की बात करें, किसकी बात करें? डोपिंग में जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है वो किसका होता है? एमीटर का। उसके बाद सबसे कम किसका होता है डोपिंग लेवल? इसका। ये इंपॉर्टेंट बात आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़कर जाना, ये इन्हीं पॉइंट्स में है, मैं अलग से निकाल के बता रहा हूं। उसके बाद एरिया की बात कर लेंगे कि एरिया वाइज बीजेटी में सबसे बड़ा किसका एरिया होता है, तो आंसर होगा कलेक्टर, देन एमीटर एंड देन बेस। हालांकि ये स्टोरी थोड़ा सा रिलेट करेगी आगे चलकर अर्ली इफेक्ट में, जो मैं क्लास में बताऊंगा। और पहले ही पता चल गया आपको, अगर आप आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस के अक्रॉस आप आए होंगे, राइट। ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एरिया की टर्म्स में जो लार्जेस्ट एरिया होता है वो कलेक्टर का होता है। क्या होता है? रीजन है इन बातों के, रीजन है डेफिनेटली, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। एक चीज याद रखना, लार्जेस्ट कलेक्टर एरिया होता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब लार्जेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कलेक्टर का एरिया बहुत बड़ा होता है, बीजेटी बहुत छोटा सा डिवाइस होता है। बस कलेक्टर का लार्जेस्ट का मतलब है एमीटर और बेस से तो बड़ा ही होता है। किससे बड़ा होता है? छोटा सा साइज होता है ये ट्रांजिस्टर का, बीजेटी का। कलेक्टर बस बेस और एमीटर से बड़ा है, इनफैक्ट एमीटर से बड़ा है, बेस से तो और भी ज्यादा बड़ा है। सबसे कम एरिया किसका होता है? बेस का। तो अगर बेस क्या हो, आप देखो ध्यान से, बेस एरिया की टर्म में और डोपिंग के हिसाब से सबसे कम होता है। क्या होता है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये बताओ कि डोपिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा डोपिंग कौन सी डायोड में होती है? तो आप इसका आंसर कर ही सकते हैं। कौन सी डायोड में? नॉर्मल डायोड में ना। कौन सी डायोड होती है? एक स्पेशल डायोड होती है, क्या नाम है इसका? इसाकी या टनल डायोड, इसाकी या टनल डायोड। आपको वो पीडीएफ मिली होगी, पढ़ी होगी आप लोगों ने, मैंने बताई भी आपको, उसी में से एक क्वेश्चन है। तो डोपिंग और एरिया का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहीं पर लगे हाथ थोड़ा और कंपैरिजन कर लेंगे। देखो कोशिश करेंगे इस पीडीएफ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की, क्योंकि सब कुछ इसी में से आना है। अब मैं राइट हैंड साइड पे ये बीजेटी के लिए लिखा था मैंने, तो अगर पेपर में ये आ गया बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं, तो आप क्या लिखोगे आंसर उसका? 3 टर्मिनल होते हैं। लेकिन अगर पेपर में एफईटी आ गया तो एफईटी की कितने टर्मिनल होते हैं? तो एक बात याद रखना, एफईटी की दो कैटेगरी है, जेफेट और, सिर्फ जेफेट के 3 टर्मिनल होते हैं, मोसफेट के तो 4 टर्मिनल होते हैं। तो जेफेट के 3 टर्मिनल, तो जेफेट के 3 टर्मिनल कौन कौन से? सोर्स, गेट और ड्रेन। सोर्स, गेट और ड्रेन। अच्छा, यहां पर सोर्स गेट ड्रेन की डोपिंग का कोई बड़ा या कम नहीं होता, इक्वल लेवल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्वेश्चन कुछ और बनेगा। एफईटी के वैसे टर्मिनल कितने होते हैं? एफईटी के भी कितने टर्मिनल होते हैं? मैं बताऊंगा तो डोपिंग वगैरह का क्यों फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टर्मिनल तो यहां भी 3 होते हैं। अब लॉजिक आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहां पर डोपिंग का अलग अलग लेवल क्यों नहीं है। देखो, बीजेटी और एफईटी दो डिवाइस है जिनसे हम अपने स्विच के काम लेते हैं और एम्पलीफिकेशन के काम लेते हैं। किसी काम लेते हैं? क्या बीजेटी स्विच की तरह काम करेगा? बिल्कुल। अगर बीजेटी ऑन ऑफ होता है, एफईटी ऑन ऑफ होता है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? एक स्विच की तरह। डायोड कनेक्ट एज ए स्विच, बीजेटी कनेक्ट एज ए स्विच, एफईटी कनेक्ट एज ए स्विच। या आप जो गेट पढ़ते हो ना, नेट, नोट, नैंड, नोर, ये सारे इन्हीं गेट जो बनती है, सारे गेट किससे बनते हैं? इन्हीं से तो बनते हैं। ये सारे स्विच ही तो हैं, नैंड स्विच, नोर स्विच, एंड स्विच और स्विच। समझ में आया? उन सबको जब इंटरनली बनाया जाएगा, इंटरनली जो स्ट्रक्चर रखा जाएगा उनमें इन्हीं से रखा जाएगा, या बीजेटी से बनेगा या फेट से बनेगा। अच्छा, अगर ये तो जेफेट का था, और वो अगर मोसफेट होता तो मोसफेट के पेपर में कितने टर्मिनल लिख के आओगे आप? सोर्स होता है, गेट होता है, ड्रेन होता है, एक और टर्मिनल होता है इसमें, कौन सा? सबस्ट्रेट का। कौन सा टर्मिनल होता है? सबस्ट्रेट का। किसका टर्मिनल होता है? सबस्ट्रेट।
सबस्ट्रेट का टर्मिनल होता है भाई। ठीक है, सबस्ट्रेट को आप बॉडी भी बोल सकते हैं, बॉडी, बॉडी ऑफ द डिवाइस, उस डिवाइस की बॉडी। तो मोसफेट के कितने टर्मिनल होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? यहां पर मोसफेट में आप लिखेंगे देयर आर 4 टर्मिनल। कितने टर्मिनल होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं? अब बात ध्यान से सुनेंगे। एमीटर और कलेक्टर डिफरेंट डोपिंग लेवल होते हैं, यस और नो? मतलब ये कह रहा है कि एमीटर को आप, एमीटर की डोपिंग हाई करने का एक रीजन होता है कलेक्टर से ज्यादा, क्योंकि एमीटर को सोर्स की तरह काम करना है। एमीटर पे जितना ज्यादा आप कैरियर बनाओगे उतने ज्यादा कैरियर वो कहां पर पहुंचेंगे? कलेक्टर पे पहुंचेंगे। तो सोर्स में जितना ज्यादा चार्ज कैरियर डालोगे उतने ही कैरियर आपके करंट की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और उतने ही ज्यादा चार्ज कैरियर कहां पर पहुंचेंगे? कलेक्टर पे पहुंचेंगे, कलेक्ट करेगा कलेक्टर चार्ज कैरियर को। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट ज्यादा चाहिए तो ज्यादा चार्ज कैरियर डालने पड़ेंगे इसमें, एमीटर में ज्यादा डोपिंग करनी पड़ेगी एमीटर में। पर आप क्या एमीटर और कलेक्टर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो? मतलब आपके पास बीजेटी में लिखा होता है, ये बीजेटी के 3 टर्मिनल होते हैं, ये बाहर ओपन है, आपको पता है ये सेंटर वाला बेस है, उसके बाद ये एमीटर का होगा, ये कलेक्टर का होगा। तो ये कह रहा है कि क्या एमीटर को कलेक्टर या कलेक्टर को एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एमीटर की डोपिंग हमने रखी ज्यादा है। तो एमीटर और कलेक्टर कभी भी आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते। एमीटर को आप कलेक्टर और कलेक्टर को एमीटर की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट डोपिंग लेवल है। इसलिए बीजेटी को एक नाम दिया गया है, बीजेटी में एमीटर और कलेक्टर को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसलिए बीजेटी को क्या नाम दिया गया है? इट इज एसिमेट्रिकल डिवाइस। कैसा डिवाइस है? ये सारी की सारी बातें आपको पीडीएफ में तो नहीं मिलेंगी, लेकिन पीडीएफ आपको एक रेफरेंस की तरह काम करेगी। अगर उस पीडीएफ के ऊपर आपने ये 9 पॉइंट नोट कर लिए तो कंप्लीट ये टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जेफेट या मोसफेट में सोर्स और ड्रेन को आप इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो इंटरचेंज कर सकते हो, इसका मतलब डोपिंग लेवल सेम रखा गया होगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिवाइस। क्या बोलते हैं? अरे आया समझ में? तो ये तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कंपोनेंट के ऊपर बात होगी, किसके इसके बात में, बीजेटी, जेफेट और मोसफेट के। ये भी बता दिया बीजेटी सीसीडी है और फेट, जेफेट और मोसफेटो सारे वीसीडी हैं, वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। समझ में आया? इनको स्विच की तरह का यूज कर सकते हैं, इनको एम्पलीफिकेशन की तरह यूज कर सकते हैं, इनको ऑसिलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। किसकी तरह यूज कर सकते हैं? ऑसिलेटर कैसे बनेगा कोई एम्पलीफायर? मतलब कोई बीजेटी ऑसिलेटर कैसे बनेगा? अगर उस सर्किट में आपने, देखो एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं, अगर उसी एम्पलीफायर में आपने पॉजिटिव फीडबैक लगा दी तो पॉजिटिव फीडबैक लगती है वो डिवाइस ऑसिलेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में एक चीज का फर्क होता है, किस चीज का? फीडबैक का। एम्पलीफायर कंटेन नेगेटिव फीडबैक और ऑसिलेटर कंटेन पॉजिटिव फीडबैक। बात याद रखना हमेशा। हालांकि मैंने फॉर्मूले भी बताया एक दिन, आपको याद होगा, मैंने एमसीक्यू करवाए थे लास्ट टाइम, आपको नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के फॉर्मूले दिए थे, याद है कुछ? ए ओपोन ए प्लस वन, 1 + ए बीटा, ए ओपोन 1 - ए बीटा। और उस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर न्यूमेरिकल। देखा आप लोगों ने? तो आज मैंने कहा ना कि अभी आने वाली क्लासेस में सब कुछ धीरे धीरे चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने देख लिया, ये एमसीक्यू क्लास में हम देख रहे थे इस तरह की चीजें। तो यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? देखिए स्टूडेंट्स, एमीटर के अंदर, एमीटर सॉरी बीजेटी के अंदर आपका कोई भी डिवाइस हो, एनपीएन हो या पीएनपी हो, उसमें 2 जंक्शन, ये देखो एनपीएन बनाया मैंने यहाँ पे, एनपीएन, ये एन है, ये पी है, ये एन है, या फिर पीएनपी बना लो, मर्जी आपकी। वैसे मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर यूज होता है बीजेटी का वो एनपीएन होता है। क्या होता है? क्वेश्चन आया था एक बार कि एनपीएन और पीएनपी में फास्टर कौन होता है? एनपीएन इज फास्टर देन पीएनपी। एक्चुअली फास्टर क्या, एनपीएन की कनेक्टिविटी हाई होती है किससे? पीएनपी से, मोबिलिटी की वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन था मोबिलिटी की वजह से, क्योंकि मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी मतलब मूव करना। एनपीएन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, N4 इलेक्ट्रॉन होता है, बात याद रखना, P4 होल होता है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज्यादा होती है, रीजन यही है, एनपीएन इज फास्टर देन पीएनपी। फास्टर मतलब कनेक्टिंग फास्ट। जैसे होता है ना, आपको देखिए ना, कोई आप एक बहुत 20 से 25 साल का पुराना फैन लेके आओ, उसको आप ऑन करके चलोगे तो वो ऑन होगा पर टाइम लेगा, राइट? समझ में आया? वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, स्टडी। एक नया फैन लेके आओगे वो इमीडिएटली स्पीड पकड़ लेगा।
तो इट मींस कनेक्टिविटी का फर्क है दोनों में। क्या है, एक जल्दी कनेक्ट कर गया और एक लेट कनेक्ट कर रहा है, समझ में आया। तो जो जल्दी कनेक्ट कर रहा है उसकी कनेक्टिविटी फास्ट हुई तो उसको बोला एनपीएन ट्रांजिस्टर, और जिसकी स्लो है वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर, समझ में आया। अच्छा, आप ये बताइए, इनमें इनमें टर्मिनल तो दो ही होते हैं, सॉरी 3 टर्मिनल होते हैं, जंक्शन तो दो ही होते हैं। कैसे, देखिए, अगर ये रीजन एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, तो इस रीजन को क्या बोलेंगे आप, एमीटर जंक्शन क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे आप, कलेक्टर जंक्शन। दो जंक्शन होते हैं। अब बेस का क्यों नहीं नाम लिया, क्योंकि बेस एमीटर और कलेक्टर से छोटा ही होता है, छोटे लोगों के नाम नहीं लिया करते, फैमिली में छोटों की कोई मतलब बात ही नहीं करता, यस और नो। तो दो बड़े जंक्शन रख दिए, एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन, चाहे एनपीएन हो या पीएनपी हो, तो उसके दो ही जंक्शन होंगे, एमीटर जंक्शन और। तो अब ये बताओ, अब इन जंक्शन जंक्शन कौन से हैं, पीएन जंक्शन है, क्या है, देखो आप यहाँ पर पी था, सॉरी यहाँ पे एन था, ये पी था, अगर एन को नेगेटिव लगाया, पी को पॉजिटिव दे दिया, तो कुछ ना कुछ बाइसिंग हो जाएगी ना यहाँ पे। बाइसिंग हमेशा डीसी सप्लाई से होती है, ये भी बात याद रखना, किससे होती है, बाइसिंग एसी से नहीं होगी, डीसी से होगी, किससे होगी। तो यहीं पर हो रहा है, यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि अगर एमीटर जंक्शन कलेक्टर जंक्शन दोनों को क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया, क्या कर दिया, तो ट्रांजिस्टर बीजेटी किस मोड में चला जाएगा, सैचुरेशन मोड में चला जाएगा, किस मोड में चला जाएगा। और इस सिचुएशन में बीजेटी एक ऑन स्विच की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बीजेटी ऑन स्विच की तरह काम कौन जब करता है, तो दोनों जंक्शन की पोजीशन क्या होती है, फॉरवर्ड बायस होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से दोनों जंक्शन, एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, अगर बीजेटी को ऑफ करना है तो दोनों जंक्शन को रिवर्स बायस और रिवर्स बायस कर दो, क्या कर दो, देखो जब ऑन था तो रेजिस्टेंस क्या हो गया था, लो हो गया था, क्या हो गया था, और जब ऑफ हुआ, ऑफ होने का मतलब बीजेटी के अंदर करंट कितना हो गया, तो वो वेरी हाई रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोक रहा है बीजेटी, तो हाई रेजिस्टेंस मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। और जब बीजेटी ऑन स्विच हुआ तो बीजेटी के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, ऑलमोस्ट। और जब वोल्टेज जीरो होती है तो बीजेटी डिवाइस किसकी तरह काम करेगा, और जब डिवाइस करंट जीरो तो किसकी तरह काम करेगा, तो बीजेटी का अगर शॉर्ट सर्किट स्विच की तरह काम कर रहा है ना, इसका मतलब उसके दोनों जंक्शन आपने फॉरवर्ड बायस कर रखे हैं, उसके अक्रॉस वोल्टेज ऑलमोस्ट जीरो हो गई, और वो एक ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है, समझ में आया। अगर बीजेटी के दोनों जंक्शन आपने रिवर्स बायस कर दिए तो एक ऑफ स्विच की तरह काम करेगा और बीजेटी के अंदर करंट जीरो होगा, इट मींस जो बीजेटी डिवाइस है अब ओपन सर्किट की तरह डील कर रहा है। अब आप बताइए, बीजेटी से ऑन भी हो रहा है, बीजेटी से ऑफ भी हो रहा है, तो बीजेटी स्विच की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्वेश्चन आया एक बार कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बीजेटी के कौन से जंक्शन, कौन से ऑपरेशन यूज करते हैं, मीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन के, तो हम कहेंगे सेचुरेशन वाला और कट ऑफ वाला, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही लॉजिक यूज करते हैं, लॉजिक जीरो, लॉजिक वन। तो लॉजिक जीरो का मतलब वन, मतलब लॉजिक वन होता है, ऑफ मतलब लॉजिक जीरो होता है। तो लॉजिक वन और लॉजिक जीरो हमें कहां मिले, बीजेटी को फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस करने में मिले ना। तो हम वहां पर लिखेंगे, हम वहां पर देखेंगे ऑप्शन जाके, जिस केस में बीजेटी के दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो रहे हो, और एक और केस वहां पर लिखा होगा रिवर्स बायस हो रहे हो, वही बीजेटी का जो केस होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। वहां तो ऑन ऑफ ही होता है ना, 1 0 1 0 1 0 चलता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक, अब अगर आप बीजेटी से एम्पलीफायर की तरह काम लेना चाहते हो, किसकी तरह काम लेना चाहते हो, तो बीजेटी को आपको एमीटर जंक्शन को तो आपने एफबी करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, और कलेक्टर जंक्शन को क्या कर दोगे आप, रिवर्स बायस। इस तरह बीजेटी किस मोड में चला जाएगा, एक्टिव मोड में चला जाएगा। एक्टिव मोड में रहने पर बीजेटी किसकी तरह काम करता है, एज एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर होने के लिए बीजेटी को हमेशा किस मोड में रहना होगा, एक्टिव मोड में रहना होगा, किस मोड में रहना होगा। और एक्टिव मोड होने के लिए जो बायसिंग सप्लाई आप दे रहे हो, डीसी सप्लाई, उस सप्लाई ऐसे दो कि एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहे और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस रहे। समझ में आया। लास्ट केस कभी यूज नहीं होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। थर्ड केस का ही उल्टा केस है, रिवर्स एक्टिव। इधर रिवर्स बायस कर दिया, इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, अरे भाई अभी तो एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस किया था ना, उसको रिवर्स बायस कर दो, और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किसको, फॉरवर्ड बायस कर दो, इंटरचेंज कर दो बस, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस को। तो बीजेटी किस में चला जाएगा, रिवर्स सेक्शन में चला जाएगा। अब वो बजाय एम्पलीफायर की वैल्यू घटाना शुरू कर देगा, उसको बोलते हैं एटेनुएट कर देगा, वैल्यू को और कम कर देगा। अगर वैल्यू कम करनी है, घटानी है, तो हम किसकी तरह काम करेंगे, बीजेटी को रिवर्स एक्टिव मोड में लेके जाएंगे।
एमीटर जंक्शन रिवर्स बायस, कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस। ये चार इंपॉर्टेंट, चार तो मैं कहूं तीन इंपॉर्टेंट ऐसे केस हैं जो एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट होते हैं बीजेटी के मोड ऑफ ऑपरेशन। किसके मोड ऑफ ऑपरेशन है? बीजेटी। आई होप आप ये टॉपिक थोड़ा आइडिया आपको आया होगा किस तरह से आप बीजेटी में वर्कआउट करो। समझ में आया? टेबल इंपॉर्टेंट है भाई, टेबल इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, समझ में आ रहा है यहां तक? क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर ये एक बीजेटी लगा हुआ है इस तरह से, और यहां पर हम कोई सप्लाई दें, सप्लाई मतलब माइक्रोफोन है, यहां कुछ बोल रहे हो आप, तो बीजेटी के आउटपुट में यहां पर आपने क्या लगाया? एक सेकेंड, स्पीकर है कोई, ठीक है। तो आप ये मुझे बताइए, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मतलब जो होता है ना, माइक होता है हाथ में लेके हम बात करते होते हैं, तो माइक्रोफोन में जब आप कुछ बोलते हैं तो कुछ सिग्नल आता है, तो और स्पीकर में क्या होता है, वो सिग्नल लाउड हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है, राइट। जनरली ऑडिटोरियम वगैरह में ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम यहाँ सिग्नल लो वोल्टेज का सिग्नल देंगे तो क्या वो हाई वोल्टेज का सिग्नल बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर ये एनपीएन है और किस में चला जाए, एक्टिव रीजन में, हाई वोल्टेज बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। रीजन क्या है? इस सर्किट में कहीं पर भी डीसी सप्लाई लगा के बाइसिंग नहीं कर रखी है। मैंने क्या कहा? आप बाइसिंग पहले करोगे, उसके बाद उसके ऊपर इनपुट सिग्नल लगाओगे। क्या लगाओगे? आप ये बताइए, आउटपुट एम्पलीफाई हो कैसे जाती है एक्चुअल में? जो आप एसी अप्लाई करते हैं उसके बाद जो आप डीसी देते हैं, जो डीसी किस लिए दिया आपने? एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया। वो एसी प्लस डीसी ऐड होकर सिग्नल के वैल्यू को बढ़ा देती है। और कहां से आएगी सप्लाई? समझ में आया? जैसे एक सिग्नल है मेरा, एक सिग्नल हमारा ये ऐसे है, इसमें एक मैं डीसी ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, तो ये सिग्नल ऐसा हो जाएगा, सारा जो नीचे की तरफ नेगेटिव में जा रहा है, ये सिग्नल पूरा का पूरा पॉजिटिव में शिफ्ट होगा। किस में शिफ्ट हो गया? अरे समझ रहे हो? तो इट मीन्स ये चीज क्लियर है कि जब तक बाइसिंग आप करोगे नहीं, एम्पलीफिकेशन होगी नहीं। बाइसिंग करोगे नहीं, एम्पलीफिकेशन, क्योंकि अगर आपको एम्पलीफिकेशन चाहिए तो बाइसिंग तो करनी पड़ेगी। और बाइसिंग किससे करते हैं? डीसी। अरे आया समझ में? तो ये मैंने आपको एक ऑपरेशन बताया, क्योंकि मैं जिन बातों को बता रहा हूं उन पर स्ट्रेस आप कर पाए, मतलब सोच पाए इसके बारे में। तो यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तक कई क्वेश्चन बता दिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में आपको काम आएगी। ये रिलेशन आप ऐसे, इसको मैं सर्कल कर रहा हूं ऐसे। एक नोट आज बना लें आप, ये जो आपके डिवाइस होते हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइस, ये सारे टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो बीजेटी के अंदर, डायोड के अंदर भी, बीजेटी के अंदर भी, दोनों के अंदर एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को बोलते हैं लीकेज करंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये बीजेटी में भी होता है और डायोड में भी होता है। इसका वैसे डायोड के अंदर नाम है I0, और आज बीजेटी में इसका नाम रखते हैं IC0। इसकी खास बात है, ये डबल हो जाता है फॉर एवरी जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाता है तो इसकी वैल्यू 10 डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? किसकी? लीकेज करंट की। बीजेटी के अंदर एक लीकेज करंट चल, जितने भी बाइपोलर डिवाइस है उनके अंदर एक लीकेज करंट चलता है। ये लीकेज करंट टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, इनफैक्ट डबल होता रहता है हर 10 डिग्री सी पर। तो अब ये देखिए, बीजेटी से टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस, बीजेटी से टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। तो जैसे मैं आपको बता दूं यहां पर, अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है बीजेटी के करंट के अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूला देखेंगे आप ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिए आप, ये बीजेटी का जंक्शन है, ये बीजेटी है आपका। तो अगर आप इस बीजेटी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
तो इस रीजन में करंट फ्लो कर रहा होगा, उसको क्या कहेंगे, आईसी। क्या फ्लो कर रहा होगा, आईसी की वैल्यू होती है बीटा इंटू आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आईसीयू। आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट क्लास के कहां से आया। लेकिन आप ये बताइए, अगर बीजेटी में अगर आप टेम्परेचर लगातार बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने से किसकी वैल्यू, कौन सा फैक्टर इंक्रीज करेगा, आईसीयू वाला। तो लिखा हुआ ना आईसीयू, फिर से देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बीजेटी के अंदर आईसीयू इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, ये वाली वैल्यू। अभी तो बोला लीकेज करंट होता है, तो ये बढ़ गया। अगर आईसीयू बढ़ेगा, ये माइनॉरिटी करंट होता है, तो डेफिनेटली ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन आईसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी। भाई आईसी दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, आप ये बताइए, एक वैल्यू लिखी हुई है 10 और वो 6+2 है, 6+4 है। अगर 4 बढ़ के 10 हो गया तो 10+6 ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा ना, समझ रहे हो। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ने से ओवरऑल बीजेटी के अंदर जो आईसी होता है ये बढ़ता है। ये अगर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते आईसी बढ़ता चला गया तो इस एरिया में लार्ज पावर डिसिपेशन होगा, क्या होगा, और वो बीजेटी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और बीजेटी अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेगा। इसको बोलते हैं बीजेटी सफर फ्रॉम थर्मल रनअवे प्रॉब्लम। थर्मल रनअवे प्रॉब्लम, तो एक टॉपिक पढ़ेंगे हम बीजेटी का, थर्मल रनअवे। क्या पढ़ेंगे, तो सारा ओरिजिन कहां से निकला, बीजेटी के टेम्परेचर सेंसिटिवनेस की वजह से। किसकी वजह से, थर्मल रनअवे प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, थर्मल रनअवे प्रॉब्लम। कहा था ना कि अब सोच के ये बैठे हो, जब तो पीडीएफ मिलने लग गई है अब तो कोई टेंशन नहीं है, क्लास तो क्या ही करेंगे लगा के। थर्मल रनअवे, अब मुझे अपने दिमाग से बताओ, एफईटी में लीकेज करंट नहीं होता, एफईटी में जब वहां लीकेज करंट नहीं होता तो फिर मुझे लगता है वो उसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि उसका उसके अंदर करंट बढ़ेगा ही नहीं टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसका करंट बढ़ेगा नहीं, तो मतलब उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, थर्मल रनअवे प्रॉब्लम। एफईटी सफर नहीं करता थर्मल रनअवे प्रॉब्लम, मतलब एफईटी की जो थर्मल स्टेबिलिटी, टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है, एक्सीलेंट होती है। क्या होती है, अगर बीजेटी और एफईटी को दो लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो एक्सीलेंट थर्मल कंडीशन, एफईटी को कोई एसी की जरूरत नहीं है, वो तो आराम से खड़ा हूं, धूप में खड़ा हूं, लेकिन बीजेटी 2 मिनट बाद कहेगा मुझे एसी में लेके चलो। कहाँ लेके चलो, मुझसे सहन नहीं हो रही है गर्मी, क्यों, डबल फॉर एवरी 10 डिग्री, यस और नो। एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी फैट की होती है, बीजेटी की मत लिखाना पेपर में। बीजेटी की लेस थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल मतलब टेम्परेचर सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बीजेटी अपने आप को हीट करना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा पावर बीजेटी जो होती हैं, अगर आपने कभी लैब में एक्सपेरिमेंट किए, उन बीजेटीज के ऊपर ना एक मेटल शीट लगी होती थी। क्या लगी होती थी, क्यों लगी होती थी, वो बीजेटी जब हीट होगा तो वो मेटल शीट उस हीट को अब्सॉर्ब कर लेगी और एनवायरमेंट में क्या कर देगी, डिसिपेट कर देगी। क्या कर देगी, क्योंकि मेटल हीट को जल्दी पकड़ता है ना, तो ये पावर बीजेटीज के साथ होता था। ठीक है, लेकिन अब तो मार्केट में बीजेटीज का ट्रेंड नहीं रहा, तो चीजें इस तरह से हो गई कि अब मोसफेट वगैरह आ गए और उनमें टेम्परेचर स्टेबिलिटी का कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सीलेंट थर्मल स्टेबल होते हैं। हाँ जी, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो ये करंट इन बीजेटी फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि बीजेटी के ऊपर ना अभी आप देखो, जब आप कोई एम्पलीफायर लेकर आते हैं ना, तो पहले तो एम्पलीफायर को एम्पलीफायर बनाते हो। आप मार्केट से एम्पलीफायर लेकर आए, उसको डीसी आपने दिया नहीं, बाइसिंग की नहीं, और उसमें आप बोलने लगे हेलो हेलो, नहीं, वो वॉल्यूम नहीं उठाएगा। क्यों नहीं की, आपने बाइसिंग नहीं की, क्या नहीं की। अब सुनो मेरी बात, पहले बाइस करने पर उसको एम्पलीफायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो अभी मान लेते हैं कि आपने उस पर अपना इन्फॉर्मेशन इनपुट सिग्नल कुछ नहीं देना, माइक्रोफोन में कुछ नहीं बोलना, सिर्फ आप बीजेटी को माइक एक एम्पलीफायर बनाने जा रहे हो। क्या बनाने जा रहे हो, हाँ जी। तो करंट तो बता दिया बीजेटी के अंदर, अब पावर डिसिपेशन की बात करेंगे, वापिस आते हैं। ये
देखने में तो सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। पावर डिसिपेशन इन बीजेटी, पावर डिसिपेशन इन बीजेटी, सुनिए ध्यान से, देखिए बीजेटी के अंदर जो पावर डिसिपेशन होती है, बीजेटी के अंदर देखिए, यहां से देखिए, इधर देखिए, ये पॉइंट क्या है, कलेक्टर, ये पॉइंट क्या है, एमीटर। तो अगर आप वोल्टमीटर लेकर आओगे तो वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, सी से लेके ई तक की वोल्टेज, तो इसको क्या बोलोगे आप, वी सी ई। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, वी सी माइनस वी, ये ड्रॉप आ जाएगा किसके क्रॉस, बीजेटी के क्रॉस। कितना ड्रॉप बना, वीसी माइनस वी करके। बीजेटी के अंदर कौन सा करंट बह रहा है, आईसी। तो ये बीजेटी का पावर डिसिपेशन आ जाएगा। तो बीजेटी का पावर डिसिपेशन होता है आईसी इंटू वीसीई। अब क्वेश्चन आया पेपर में, बीजेटी के अंदर सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन कब होता है, सबसे कम पावर डिसिपेशन कब कब होता है, सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन कब होगा और सबसे कम। और जब बीजेटी किसी मोड में काम कर रहा है, तो पॉइंट पर आ जाते हैं यहां। इसमें थोड़ा सा मिटा लेता हूं इसको, ठीक है, ये काम आएगा, हमें यहाँ लिखना है कुछ। हाँ जी, आप यहां देखिए, जब बीजेटी के अंदर आप पावर डिसिपेशन निकालोगे P इक्वल टू वी आई, तो बीजेटी के अंदर क्या है, ऑन स्विच है, ऑन स्विच क्या है। तो बीजेटी की ऑन क्या होता है, बीजेटी ऑन, अभी बोला था बीजेटी कैसे किसकी तरह काम करेगा, यहाँ शॉर्ट सर्किट इसकी तरह काम करेगा। और बीजेटी के दोनों जंक्शन, कौन सा जंक्शन, एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस कर रखे हैं। तो बीजेटी के अंदर जो ये वोल्टेज है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट का मतलब यही तो होता है, वोल्टेज जीरो। लेकिन जीरो नहीं होगी, कुछ जीरो के आसपास 0.2 0.3 वोल्टेज रह जाएगी। जब बीजेटी के अंदर ये वोल्टेज की वैल्यू कुछ रह जाएगी, हाँ करंट तो मैक्सिमम फ्लो करेगा, क्योंकि अभी बीजेटी स्विच शॉर्ट सर्किट स्विच की तरह काम कर रहा है। तो अब जो वैल्यू आएगी, जैसे वोल्टेज की वैल्यू 0.2 समथिंग है और करंट की कोई वैल्यू है, मैक्सिमम करंट की कोई वैल्यू है, हम कह सकते हैं कि बीजेटी के अंदर कुछ पावर डिसिपेट होगी, होगी कि नहीं होगी। तो आप ये कहना कि जब बीजेटी सैचुरेशन मोड में है तो उसके अंदर पावर डिसिपेशन होगी, ठीक है, ठीक है। अब जब बीजेटी ऑफ स्विच है, ऑफ का मतलब कंप्लीट ऑफ होता है यहाँ पर, तो बीजेटी के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो जीरो कर रहा होगा आईसी। और पावर को जब आप निकालोगे तो वीसी की तो जो मर्जी वैल्यू, लेकिन करंट तो जीरो हो गया, तो पावर डिसिपेशन कितनी आएगी बीजेटी के अंदर। ये कौन सा रीजन है दूसरा, तो एक पॉइंट नोट कर लेंगे, जब बीजेटी कट ऑफ में है तो इसके क्रॉस कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होती, नो पावर डिसिपेशन, नो पावर डिसिपेशन, समझ में आया, नो पावर डिसिपेशन, कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होगी अगर बीजेटी आपने ऑफ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है। लेकिन अगर ऑन है ना, तो उसके अंदर कुछ तो पावर डिसिपेट हो रही होगी, कुछ तो पावर, लेकिन जीरो पावर डिसिपेशन, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, अरे कुछ भी नहीं का क्या मतलब, जीरो। अगर बीजेटी के अंदर जीरो पावर डिसिपेशन है, इट मीन वो अभी आइडल मोड में, कौन से मोड में, कट ऑफ मोड में, किस मोड में, कट ऑफ। अब देखिए, जब बीजेटी की थर्ड कैटेगरी की बात करें, बीजेटी एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा होगा, तो क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, या तो वी कम हो रहा था या आई कम हो रहा था, ये सुनो। अब पावर डिसिपेशन में ना तो वी कम होगा, वीसी की वैल्यू कम होगी, वीसी भी अच्छी खासी वैल्यू आएगी, या से लिख लीजिए मॉडरेट वैल्यू आएगी, और आई भी जीरो नहीं होगा, ये भी मॉडरेट वैल्यू आएगी। जैसे दो चीजों का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, दो चीजों का मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक वी है एक आई है, 2 into 3 चलो 6 आ गया, फिर आपने वी को कम करके कितना कर दिया, 0.1 कर दिया इंटू 3, तो कुछ तो आ ही गया, वी को कम कर दिया। अब आई को कम कर दो, आई को कम करके ऑलमोस्ट जीरो कर दो, ये 2 ही रखो, अब कितना आ गया, कुछ वैल्यू जीरो आ गई। अब ना आपने 2 कम करना है, ना आपने थ्री कम करना है, एक मॉडरेट वैल्यू आ रही है, इसको छोड़ दो अब। तो ये फिर से आंसर कितना आ रहा है, जो जब बीजेटी एक्टिव मोड में होता है ना तो करंट कम होता है ना वोल्टेज कम होती है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो बीजेटी के क्रॉस होती है जब वो एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा होता है, एक्टिव मोड में होता है, किसमें होता है, तो नोट क्या बनेगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अक्रॉस बीजेटी व्हेन इट इज इन एम्पलीफिकेशन स्टेट, समझ में आया। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अक्रॉस बीजेटी व्हेन इट इज इन, हाँ जी, सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन किस केस में होती है,
एक्टिव रीजन में। ये पॉइंट नोट कर लेना। मैक्सिमम जीरो पावर डिसिपेशन कब होती है? कट ऑफ में। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होती है? एक्टिव रीजन में। ऐसा मत कर देना सैचुरेशन रीजन लिखा हुआ आप, वहां तो कुछ होती है ना, जीरो होती है ना मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कब होती है? एक्टिव रीजन में, एम्पलीफिकेशन स्टेज में। हाँ जी, समझ में आया? कमेंट में यस नो करके बताओ, चीजें क्लियर हो रही हैं। ये मैं आपको जो बता दूं, ये जो चीजें चल रही हैं, ये मोर देन एनएफ एग्जाम के लिए। अगर आप थ्योरी या न्यूमेरिकल जो भी करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के भी फॉर्मूले यहाँ पर धीरे धीरे आपको शो हो ही रहे होंगे, राइट। जो बड़े न्यूमेरिकल बनेंगे वो इन्हीं फॉर्मूले से बनेंगे, वो इस मैं फाइल में दिखा रहा हूँ, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, अब बीजेटी के अंदर तीन रीजन है: कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। क्या? कौन सा रीजन? कॉमन कलेक्टर। क्यों है ऐसा? ये रीजन क्यों बनाए? ठीक है, एक्चुअल में आप बताइए। मेरे पास दो बैटरी पड़ी है, दो बैटरी सप्लाई है, दो बैटरी की सप्लाई। मान लिया आपने बीजेटी उठाया, एमीटर है हमारे पास, बेस है, कितने टर्मिनल बाहर निकले हुए हैं? एक, दो, तीन। वोल्टेज के कितने टर्मिनल है? एक है, दो है, तीन है, चार है। इसका मतलब एक टर्मिनल को क्या करना पड़ेगा? आपको कॉमन करना पड़ेगा। जो टर्मिनल आप कॉमन कर रहे हो वही बनेगा कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। यस और नो? क्योंकि आपके पास टर्मिनल सब जो डिवाइस आपका है बीजेटी, उसके तीन टर्मिनल है, सप्लाई के तो चार टर्मिनल हो जाएंगे ना। उसी हिसाब से बन गया कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। अब जब आप कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर बनाओगे तो तीन कन्फिग्रेशन बन जाएंगे, तीन एम्पलीफायर बन जाएंगे। एक होगा कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अब होगा क्या, पेपर में क्वेश्चन इनके कंपैरिजन चार्ट पे आएंगे, और कंपैरिजन चार्ट मैंने यहां दे रखा है। इससे पहले कि आप इसकी डिटेल पढ़ें, इसका कंपैरिजन चार्ट मैंने दे रखा है, राइट। अच्छा, इसके कंपैरिजन चार्ट के लिए आपको एक दिन का और वेट करना पड़ेगा, एक और पीडीएफ मुझे अपलोड करनी है। लेकिन मैं आपको अभी बीजेटी के अंदर बता दूं कि तीन रीजन होते हैं जिसके हम कल पढ़ेंगे: कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, राइट। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। उसकी भी जैसे मैंने टेबल पढ़ी ना ऊपर वाली, एक टेबल और पढ़ने वाले, राइट। उसमें सारे चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है जी। अगर हम अब एफईटी के पढ़े, एफईटी के जेफेट और मोसफेट मॉडल को पढ़ें, जेफेट और मोसफेट मॉडल को पढ़ेंगे। पहली बात तो जेफेट और मोसफेट की फुल फॉर्म का ही क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, ठीक है। को पता होना चाहिए जेफेट की फुल फॉर्म क्या होती है और मोसफेट की, आई होप आपको पता होगी। और आप ये कमेंट में लिख भी देंगे, हाँ जी आप बताओ क्या होती है जेफेट की फुल फॉर्म? जेफेट की फुल फॉर्म क्या होती है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर। मोसफेट की क्या होती है? हाँ ठीक है, मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर, ठीक है। भैया अपने से कुछ नहीं करना, पहले आप ये क्लास पूरी लगाएंगे, ठीक है। अर्ली इफेक्ट भी कराऊंगा अभी। मैं बात कर रहा था बीजेटी के अंदर, जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, एफईटी नेक्स्ट चैप्टर है। तो एफईटी के अंदर पहला ही पॉइंट लिखा है, एफईटी से वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वीसी। वो करंट कंट्रोल है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। देखिए इसमें पॉइंट लिखा है, इस बीजेटी के एफईटी के अंदर कोई लीकेज करंट नहीं होता, लीकेज करंट जीरो होता है। लीकेज करंट क्या होता है? और अगर लीकेज करंट जीरो है तो बीजेटी एफईटी, सॉरी एफईटी के अंदर कोई थर्मल रनअवे प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सीलेंट थर्मल स्टेबल डिवाइस है। इसमें लिखा हो, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इट इज थर्मल स्टेबल। थर्मल मतलब टेम्परेचर के साथ स्टेबल है। और अगर ये लाइन बीजेटी में लिखनी होती तो मैं लिखता इट इज नॉट थर्मल स्टेबल, इट इज नॉट। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। यहां पर देखिए ये लाइन क्या आपने पढ़ी, ये यूनिपोलर डिवाइस है। क्या है? और बीजेटी कैसा डिवाइस है? बाईपोलर। बाईपोलर मतलब बीजेटी में जो करंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से बनता है। किसकी वजह से बनता है? और जो फैट में या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनेगा या होल की वजह से। तो क्या हुआ फिर, एक ही तरह के चार्ज कैरियर हो तो क्या बोलेंगे? यूनी। क्या बोलेंगे?
यूनिपोलर। और बीजेटी को क्या बोलते हैं? बाईपोलर। क्या बोलते हैं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ये देखिए भाई, ये लाइन पढ़िए, एफ इट इज ए सिमेट्रिकल डिवाइस, एफ इट इज ए, लाइन पढ़िए, और बीजेटी इज ए सिमेट्रिकल डिवाइस। क्या ये लाइन मैंने बता दी आपको, इसका मीनिंग समझाया था स्टार्टिंग में, सब लिखा पड़ा है आपके पास। अच्छा, कल वाली पीडीएफ तो मिल गई थी ना सब लोगों को, सेफ कंडीशन में पहुंच गई आपके पास, बीच में तो मिस नहीं होगी। चलो, लिखा है मोस्फेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर आल्सो, डिस्कस लेटर। ओके। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जहां पर लीकेज करंट होगा, क्या होगा? वो चीज टेम्परेचर के साथ चेंज करेगी, वो डिवाइस की जो प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करेगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आई नोट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और अगर आई नोट बनता है, दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं हमारे पास, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। अब फैफिटी में तो माइनॉरिटी मेजोरिटी का चक्कर रहा ही नहीं, क्योंकि वो तो यूनी बोल रहे हैं। मेजोरिटी और माइनॉरिटी वहीं पर बनेंगे जहां पर दो तरह के चार्ज कैरियर हो। जब एक क्लास में सारे इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं तो ये कह नहीं सकते आपके मेजोरिटी किसकी है, माइनॉरिटी किसकी है। इलेक्ट्रिकल में दो बच्चे, 10 इलेक्ट्रिकल के बच्चों में एक सिविल का हो तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल मेजोरिटी में, इलेक्ट्रिकल सिविल माइनॉरिटी में। तो बीजेटी में बनती है मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात, कि जैसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और तो भाई हम बोल सकते हैं कि अभी मेजोरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, और माइनॉरिटी किसकी है, होल की। इसलिए वो बाइपोलर है भी। कहना मैं ये चाह रहा हूं, अगर कहीं पर माइनॉरिटी कैरियर, जो आई नोट कैरियर आता है, आई नोट करंट आता है, वो किसी वजह से आता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है। क्योंकि माइनॉरिटी मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है ही बीजेटी में। मैंने क्या कहा, ये करंट कहां आता है? बीजेटी या बीजेटी में आता है। किसमें आता है? तो जब बीजेटी में एन और पी है तो वहां पर बनेगा, एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और पी में क्या है, होल ज्यादा। तो एन में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या कम है, होल कम है। तो एन इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में हो गए, होल माइनॉरिटी में हो गए। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, आई नोट बढ़ रहा है, तो माइनॉरिटी कैरियर, हाँ जी, जो माइनॉरिटी कैरियर का मतलब क्या होता है, आप ऐसे याद करिए, एक क्लास में अलग बाहर से आउटसाइडर आके बैठ गए, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वहां पर क्या इंक्रीज हो जाएगा, उस डिवाइस की नॉइस बढ़ जाएगी। क्या डिवाइस इसके अंदर नॉइस ऑपरेशन बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे? तो आप मुझे बताइए कि बीजेटी और फेट में से ज्यादा नॉइसी कौन सा होता है? या आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्लास में आप बैठे हैं, शुरू स्टार्टिंग से बैठे हैं, क्लास लगा रहे हैं, ज्यादा नॉइसी ऑपरेशन किसके होते हैं? बीजेटी। ठीक है जी। हालांकि मोस्फेट लेस नॉइस होता है देन एफटी, देन जेफ। मोस्फेट में तो जेफेट से भी कम होता है। क्यों भाई? क्योंकि जो सारी नॉइस है ना, मोस्फेट के चौथे टर्मिनल से निकल जाती है। जो मोस्फेट में कितने टर्मिनल होते हैं? 4। सबस्ट्रेट बॉडी टर्मिनल, वहां से फिल्टर आउट हो जाती है। तो आई होप आप ये चीजें समझ पा रहे हैं। अब आपने देखा कि बीजेटी और फेट में, बीजेटी और जेफेट या मोस्फेट में, इन तीनों में कंपैरिजन करा जाए तो हर तरीके से बीजेटी से बेस्ट है फेट। यस और नो? बीजेटी, और अगर मैं तीन तीन डिवाइस की कंपैरिजन करूं, बीजेटी या फेट की कंपैरिजन करूं खाली, तो बेस्ट डिवाइस कौन सा है? तो हमेशा एफईटी की एडवांटेज ज्यादा आएंगी, बीजेटी की कम आएंगी। लेकिन एक एरिया ऐसा भी है, कुछ तो अच्छाई होगी बीजेटी में। यस, बीजेटी इज का जो स्पीड होता है वो फास्टर देन एफईटी होते। क्या होते? ये देखिए, लाइन लिखी हुई है, बीजेटी इज फास्टर देन, बीजेटी कनेक्टिंग फास्ट देन फैट। बीजेटी ऑन ऑफ जल्दी होता है बजाय एफईटी के। ऑन ऑफ होने का मतलब समझते, जल्दी जल्दी ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब हमें स्विचिंग ऑपरेशन करने हैं, तो जितने स्विचिंग ऑपरेशन आप करेंगे तो उतना वो डिवाइस फास्ट भी होगा। तो आप बीजेटी का एक एडवांटेज आपको मिलता है, वो है डिवाइस का ऑपरेशन फास्ट होता है, क्योंकि लिखा है बीजेटी का जो कनेक्टिंग प्रॉपर्टी है फास्टर देन, राइट। लेकिन अगर पावर की बात की जाए, पावर कंजम्पशन की बात की जाए, बीजेटी ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं कंपैरिजन टू फैट। बीजेटी तो लिखा है, बट पावर कंजम्पशन लार्ज होती है बीजेटी की देन, ये नोट में लिखी है ना बात, नोट, पावर कंजम्पशन बीजेटी की ज्यादा होती है, स्पीड भी ज्यादा होती है। एफईटी की पावर कंजम्पशन, देखो पावर कंजम्पशन तो कम होनी चाहिए, यस और नो? आप मोबाइल जब लेते हैं तो देखते हैं ना कितने एमएच की बैटरी आपके पास, बैकअप कितना मिलता है, यस और नो? तो पावर कंजम्पशन तो कम से कम ही होनी चाहिए ना। तो एफईटी की पावर कंजम्पशन तो कम ही है, लेकिन स्लो है वो। क्या है?
तो जो स्लो होना है वो एफईटी का एक डिसएडवांटेज है। क्या है? अदरवाइज सारे ही एडवांटेज। हाँ जी, समझ में आया? तो कल हमने शुरू किया था रेक्टिफायर को लेकर, एक पॉइंट शुरू किया था। तो आप मुझे बताइए, क्या कल डिस्कस हुआ था पीआईवी, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज? 3 रेक्टिफायर होते हैं। मैं बता दूं आपको, इस टेबल से एक क्वेश्चन कंफर्म है पेपर के लिए, ठीक है? एक क्वेश्चन कंफर्म है इस टेबल से। मुझे ये बताइए, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो पीक इनवर्स वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होती है? वीएम। ये वीएम कौन सा वीएम है? देखो यहां से, जैसे मैं लिख देता हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर को आपने अप्लाई की, सप्लाई, ये सप्लाई की, ठीक है, ये सप्लाई अप्लाई की, ठीक है? तो ये वैल्यू किसकी है? अरे यही तो होता है वीएम पीक वैल्यू। तो मुझे ये बताओ, पीआईवी वैल्यू, की व्हाट इज पीआईवी? पहले तो ये बताइए पीआईवी क्या होती है। अरे पीआईवी क्या होती है, कोई तो बताए। रोज आते हो, रोज सो के चले जाते हो यहाँ से। पीआईवी क्या होता है? मैंने कल स्पेशल डिस्कशन की थी पीआईवी को लेकर। सब्जेक्ट को सब्जॉर्व करना है ना क्लास में ही, और एच ही निकालना चाहते हो तो क्लास का रिवाइज करके आया करो। पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, राइट? देखिए मेरे पास भी सारे नोट्स हैं, 10 से 15 साल तक मैंने भी वो नोट्स इकट्ठे किए। लेकिन अगर मैं 15 दिन मैं भी ना पढ़ूँ ना, तो रोज मैं 1 घंटा इलेक्ट्रिकल और 2 घंटे नॉन टेक पढ़ के आता हूँ। मुझे भी रिवाइज करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा हो नहीं सकता एक बार पढ़ के सबको याद हो जाए, ठीक है? हाँ जी, पीक इनवर्स वोल्टेज, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आना है पेपर में, 100% आएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की पीआईवी वीएम होती है, सेंटर टाइप की कितनी होती है? 2 वीएम होती है, और उसकी कितनी होती है? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि बेस्ट पीआईवी किसका होता है? बेस्ट पीआईवी किसका होता है? देखो अगर ये सप्लाई जा रही है, देखो इधर देखो, ये तो बना 20, ये हो जाएगी 40, इसका डबल करना है ना 2 वीएम का, और ये कितनी रहेगी? तो 20 40 40, अगर वीएम 20 बन रहा है, सप्लाई 20 की लगा रखे, बताइए बेस्ट पीआईवी किसका है? किसका है? पहले वाली टेबल बनी है हाफ वेव के लिए, ये सेंटर टाइप रेक्टिफायर फुल वेव, और ये ब्रिज वाले के लिए। किसका बेस्ट पीआईवी? सेंटर टाइप का नहीं है बेस्ट पीआईवी। हम हमेशा जो ज्यादा होता है उसको अच्छा मानते हैं, यही गलत है। बेस्ट पीआईवी, देखो हाफ वेव को तो कंपेयर भी मत करो, क्योंकि हाफ वेव तो उसकी तो वेवफॉर्म ही आधी आती है, एक साइकिल को तो स्किप करती है वो। फुल वेव जब दोनों कंपेयर होंगे तो बेस्ट पीआईवी फुल वेव रेक्टिफायर। आपने सुना होगा ब्रिज रेक्टिफायर ज्यादा यूज होते हैं, सेंटर टाइप नहीं होते। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, ये है कि इसका मतलब ये है, इसका पीआईवी का मतलब ये है, देखो जब डायोड रिवर्स बायस में जाती है, क्या जाती है? पीआईवी क्या होता है? रिवर्स बायस में डायोड के ऊपर पड़ने वाला स्ट्रेस, वो पीआईवी होता है। अब एक बात मुझे बताइए, इस एक डायोड है, उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज रिवर्स बायस में 10 20 वोल्ट का, कितने का? ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है इसकी? 20 वोल्ट। उस डायोड को अगर आपने ब्रिज में लगा दिया, ब्रिज रेक्टिफायर में लगा दिया, किसमें लगा दिया, तो उसके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ा है? सप्लाई ये लगाई 20 साइन ओमेगा टी, डायोड के ऊपर कितना स्ट्रेस आया? 20 का ही आया। 20 ब्रेक डाउन है, और ऑलमोस्ट वो एज पे आ गई ब्रेक डाउन होने की, यस और नो? उसी डायोड को उठा के आपने सेंटर टाइप सर्किट में रख दिया, किसमें रख दिया? 100% ये डायोड ब्रेक डाउन में जाएगी, क्योंकि 20 से डबल स्ट्रेस कितना पड़ रहा है डायोड के ऊपर? 40 वोल्ट का, कितना? तो मतलब सेंटर टैप में आपको हाई रेटिंग की ब्रेक डाउन की वोल्टेज लगानी पड़ेगी, वो कॉस्टली होगा। डायोड पे पड़ने वाला स्ट्रेस डबल हो जाएगा, किसमें? सेंटर टैप में। अब आप चाहेंगे हाई वोल्टेज का, हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज का क्या लगाना पड़ेगा? डायोड। ब्रिज रेक्टिफायर में लो डायोड भी चल